जय हिंद, नमस्कार। अध्ययन प्रहरी में आप सभी का स्वागत है। अध्ययन प्रहरी के इस यूट्यूब चैनल पर हम लोग टेस्ट सीरीज़ के शॉर्ट नोट बनाकर आप सभी के समक्ष रखेंगे। उसके पूर्व जितने भी विषय हैं, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, एनवायरनमेंट, इन सभी विषयों के टेस्ट सीरीज़ जो विभिन्न संस्थाओं ने जारी किए थे, उन टेस्ट सीरीज़ को हम शॉर्ट नोट के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं और विभिन्न स्रोतों से उसमें और प्रश्नों के उत्तर और पॉइंट्स समाहित कर रहे हैं, जिससे प्रश्नों की जो गुणवत्ता है और बढ़ जाएगी। और ये मान के चलिए कि जितनी भी प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं, वे जब टेस्ट सीरीज़ बनाती हैं तो परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए उसके इर्द गिर्द प्रश्नों को बनाती हैं। यदि हम उन प्रश्नों को के नोट्स के साथ साथ और भी पॉइंट्स इंक्लूड करेंगे तो निश्चित रूप से उन प्रश्नों की गुणवत्ता बढ़ेगी और आपको आने वाले पीसीएस प्री, आरओ प्री में सफलता देंगी। तो आज हमारे पॉलिटी सब्जेक्ट का जो शॉर्ट नोट हमने बनाया था, आज उसका दूसरा लेक्चर आप सभी के समक्ष रख रहे हैं। इस पार्ट में हम कैग को पढ़ेंगे, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। कैग, जिनके बारे में आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। कैग से अमूमन हर बार एक प्रश्न तो जरूर मिलता है आपको, खास करके अनुच्छेद 148 का उल्लेख के बारे में पूछता है। तो कैग के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि कैग सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं करेगा। कैग की नियुक्ति के समय ये शर्तें लागू होती हैं। वेतन उच्चतम न्यायालय के बराबर दिए जाएंगे। वह कभी भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। कैग का उल्लेख अनुच्छेद 148 से 151 के बीच आपको मिलेगा। अगर बात की जाए कार्यकाल कैग का, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले होगा उसके अनुसार कैग का कार्यकाल तय किया जाता है। और वर्तमान में कैग की बात किया जाए तो संजय मूर्ति जी वर्तमान कैग अर्थात भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। अगला प्रश्न है 89वां संविधान संशोधन। परीक्षाओं में अक्सर यह प्रश्न देखने को मिलता है 89वां संविधान संशोधन के बारे में कि इसमें क्या संशोधन किया गया। तो ध्यान देंगे 2003 में यह संशोधन किया गया। इसके तहत एससी एवं एसटी हेतु पृथक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया। 19 फरवरी 2003 को संशोधन हुआ। एससी को 338 अनुच्छेद के तहत रखा गया, जबकि एसटी को 338 ए के रूप में परिभाषित किया गया। इसी के साथ परीक्षा में आपको 86वां संविधान संशोधन 2002 के बारे में देखने को मिलता है। इस संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा को मौलिक अधिकार अर्थात 21 ए के तहत बना दिया गया। यह मुफ्त शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है, अर्थात इसके तहत 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया ही जाएगा। इस संशोधन में ने डीपीएसपी के अनुच्छेद 45 में भी परिवर्तन कर 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के प्रारंभिक बचपन और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया। तो सबसे महत्वपूर्ण है 86वां संविधान संशोधन। आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा देखने को मिलता है, पूछ लेगा कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया। तो ध्यान देंगे 86वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ेंगे। इसने माता पिता अभिभावक के लिए मौलिक कर्तव्य 51 ए बनाया,
जिसमें 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर देने की बात की, अर्थात माँ बाप अथवा अभिभावक के लिए एक मौलिक कर्तव्य निर्धारित किया गया और अनुच्छेद 51A के तहत इसे समाहित किया गया कि प्रत्येक माँ बाप या अभिभावक की जिम्मेदारी होगी कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर जरूर दिया जाए। 88वां संविधान संशोधन 2003, इसने अनुच्छेद 268A जोड़ा, केंद्र सरकार को सेवाओं पर कर लगाने का अधिकार दिया। इस संशोधन के द्वारा केंद्र सरकार को सेवाओं पर कर लगाने का अधिकार मिला। उच्चतम न्यायालय के बारे में हम पढ़ेंगे। जब कोरम पूरा करने में अस्थायी जज की संख्या कम पड़ रही हो तो सीजेआई अर्थात उच्चतम न्यायालय में उल्लेख है कि जब कोरम पूरा करने में अस्थायी जज की संख्या कम पड़ रही हो तो सीजेआई किसी भी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अस्थायी काल के लिए तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। अगला, बलवंत राय मेहता समिति। लगभग प्रत्येक वर्ष बलवंत राय मेहता समिति का प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा आपको, लेकिन आज हम इसके कुछ बारीक पॉइंट को समझेंगे जो अमूमन टेस्ट सीरीज में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम का स्तर बढ़ रहा है उसको देखते हुए हमें गहराई तक अध्ययन करना होगा। तो बलवंत राय मेहता समिति ने जिला परिषद सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षक निकाय होना चाहिए। इस समिति के अनुसार जिला परिषद को सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षक निकाय होना चाहिए। जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी होना चाहिए। सिफारिश किया गया बलवंत राय मेहता समिति ने सत्ता को स्थानीय निकायों में विकेंद्रित किया जाना चाहिए, अर्थात सत्ता जो शासन के द्वारा प्रदत्त चीज़ें हैं उसे स्थानीय निकायों में यानी जिले के अंदर उसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इसकी सिफारिश किया इन्होंने। त्रिस्तरीय संरचना का उल्लेख किया गया इस समिति द्वारा। पहली जैसे इसमें ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। उद्देश्य क्या थे? स्थानीय स्तर पर स्थानीय समस्याओं का समाधान करना तथा लोगों को राजनीतिक रूप से अधिक जागरूक करना इस समिति का मुख्य उद्देश्य था। इसी के साथ अशोक मेहता समिति 1977, अक्सर आपको क्रोनोलॉजी में देखने को मिलेगा बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। तो मिलान में हम देखते हैं कि अशोक मेहता समिति 1977, बलवंत राय मेहता समिति 1957। इन दोनों के बीच में 20 साल का गैप है और दोनों के अंत में 7 है। तो हमें एक तरह से एक ट्रिक कह सकते हैं, इसको याद करने में थोड़ी सहूलियत होती है। अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय प्रणाली की वकालत की। पहला जिला परिषद, दूसरा मंडल परिषद। वहीं बलवंत राय मेहता ने हमने देखा कि 3 स्तरीय प्रणाली की वकालत किया उन्होंने, जबकि अशोक मेहता समिति ने मात्र 2 प्रणाली को बताया, जैसे जिला परिषद और मंडल परिषद पंचायत। अगला है अनुच्छेद और उपबंध। अनुच्छेद और उपबंध 338, अनुच्छेद 338 SC आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, 148 कैग। अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि हूबहू ऐसे ही क्रोनोलॉजी सेट करने को मिलता है। 76 महान्यायवादी, 324 निर्वाचन आयोग। ऐसी क्रोनोलॉजी आपने पूर्व में कई एग्जामों में देखा होगा, हूबहू ऐसे ही क्रोनोलॉजी सेट करने के लिए आता है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अमूमन इसमें सब याद रहते हैं बच्चों को, तो आप लोग भी ध्यान देंगे। अगला है भारत का महान्यायवादी, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है। कौन होते हैं भारत के महान्यायवादी? तो आगे जानेंगे। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को जो न्यायिक मामलों का योग्य हो उसकी नियुक्ति महान्यायवादी के रूप में कर सकता है।
यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अगर बात की जाए वर्तमान में हमारे महान्यायवादी कौन हैं, तो एन वेंकट रमनी भारत के 16वें महान्यायवादी हैं। अगर बात की जाए पहले महान्यायवादी की, तो MC सीतलवाड़ थे। यह अनुच्छेद 88 के तहत संसद के संयुक्त अधिवेशन में भाग लेते हैं। और आपको ये भी जानना है, ये भाग भी ले सकते हैं और संसद का जो सत्र चलता रहेगा संयुक्त अधिवेशन, उसमें इन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है, बल्कि संसद के अन्य सदस्यों की तरह सारी कार्रवाई करते हैं। यह संघीय कार्यपालिका के अभिन्न अंग हैं। यह संघीय कार्यपालिका के अभिन्न अंग है, किंतु मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं हैं। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी आते हैं। तो ध्यान देंगे, संघीय कार्यपालिका में कौन कौन से आते हैं पद। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। इसलिए महान्यायवादी काफी महत्वपूर्ण पद है। अनुच्छेद 105 में महान्यायवादी की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्नतियों का उल्लेख किया गया है। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। अनुच्छेद 160। ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। संविधान पूछेगा कि संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, और आगे कई अनुच्छेद दिए रहेंगे, तो इसमें आपको अनुच्छेद 160 पर टिक लगाना होगा या OMR शीट में उसको फिल करना होगा। राज्य सूची, जानते हैं कि हमारे 7वीं अनुसूची में 3 सूची हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। तो राज्य सूची के बारे में जानेंगे। मूल संविधान में 61 विषय थे। जब संविधान की रचना हुई उस समय जो 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का उल्लेख किया गया, उसमें 61 विषय थे, जो अब 66 विषय हो गए हैं। इसके बारे में जानेंगे। सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, स्वास्थ्य और स्वच्छता, स्थानीय स्वशासन, कृषि और पशुपालन, मत्स्य पालन, परिवहन, कर, न्यायालय, जेल, लोक व्यवस्था। प्रश्न पूछेगा कि इनमें से कौन सा राज्य सूची का भाग नहीं है या विषय नहीं है, या इनमें से कौन कौन राज्य सूची के विषय हैं। तो आपको याद रखना होगा। सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस तो आसानी से जान सकते हैं कि पुलिस राज्य सूची का हिस्सा है। स्वास्थ्य, पुलिस है तो स्वास्थ्य सही रहेगा, स्वच्छता भी रहेगी, स्थानीय स्वशासन भी सही रहेगा, कृषि और पशुपालन, कहा जाता है जय जवान जय किसान, उसी तर्ज पे पुलिस अगर हम जवान मानते हैं तो किसान से जुड़े हैं। पशुपालन, मत्स्य पालन भी किसान करते हैं। परिवहन, कर, न्यायालय और पुलिस का संबंध, जेल, न्यायालय का संबंध, लोक व्यवस्था। आसानी रहेगी आपको इस तरह से कोरिलेट करके पढ़ने में, जिससे काफ़ी लंबे समय तक याद रहे। अगला है वित्तीय आपातकाल। यह भी प्रश्न आपको निश्चित रूप से प्रत्येक वर्ष PCS के प्री एग्जाम में देखने को ही मिलता है। यह अनुच्छेद 360 में है। वित्तीय स्थिरता होने पर लागू किया जाता है। देश में अगर वित्तीय स्थिरता हो रही है तो राष्ट्रपति नियमानुसार वित्तीय आपातकाल लगाते हैं। लेकिन अभी तक सौभाग्य से भारत में अभी तक कभी भी वित्तीय आपातकाल की संभावना नहीं आई है, न लगी है। यदि वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने के दौरान सभा विघटित हो जाए तो पुनर्गठित लोकसभा की प्रथम बैठक के बाद 30 दिनों के अंदर तक प्रभावी रहेगी। अर्थात यदि वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर दिया गया और सभा विघटित हो जाए तो पुनर्गठित लोकसभा जो होती, नई जो लोकसभा गठित होगी, उसके प्रथम 30 दिनों तक वो प्रभावी रहेगी। भारत में अभी तक एक बार भी लागू नहीं किया गया है।
एक बार से ये मत समझिएगा कि एक बार लागू किया गया है, नहीं किया गया है, ये ध्यान देंगे। अगला है संघ लोक सेवा आयोग भाग 14। संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख भाग 14 में है। 315 से लेकर 323 तक, अनुच्छेद 315 से 323 तक इसका उल्लेख है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को ली आयोग, ध्यान देंगे ली, अब इसको याद करना हो ब्रेटली याद कर सकते हैं, ब्रेटली एक बहुत तेज गेंदबाज थे, उन्हीं के नाम पे ली आयोग की सिफारिश पर संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। आयोग की संरचना का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आयोग के सदस्य पदावधि के पश्चात पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं हैं। जैसे हमने कैग के बारे में जाना कि कैग अगर भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं उनके कार्यकाल के बाद वो किसी लाभ के पद पर नियुक्त नहीं हो सकते हैं, उसी प्रकार संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं पदावधि के पश्चात पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं, अर्थात संघ लोक सेवा आयोग में इनका कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अनुच्छेद 39 के समस्त उपखंड, डीपीएसपी का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिसमें मुझे लगता है कि डीपीएसपी का जो अनुच्छेद है उसमें सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद अगर कोई है तो 39, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से मैक्सिमम टाइम आपको देखने को मिलेगा 39 के उपखंडों के बारे में मिलान करने के लिए आता है। तो 39 क या 39 ए, आजीविका के पर्याप्त साधन दिलाना राज्य की जिम्मेदारी होगी। 39 ख, समुदाय के भौतिक संसाधनों को स्वामित्व और नियंत्रण सामान्य भलाई के लिए राज्य व्यवस्था करेगा। 39 ग, धन और उत्पादन के साधनों का स्वकेंद्रण समाज के लिए हानिकारक है, अर्थात धन या उत्पादन हो और उसका एक जगह ही समाज में एक ही व्यक्ति के पास इकट्ठा हो जाए या सारा केंद्र बिंदु एक ही जगह हो जाए तो अन्य लोगों में इससे असंतोष फैल जाएगा। 39 घ, यह प्रश्न आपको ज़्यादा मिलेगा देखने को, जिसमें बात की गई है समान वेतन, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन। 39 अंग, बाल श्रम रोका जाए, श्रमिकों पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा राज्य तय करेगा। 39 च, बच्चों को विकसित होने के अवसर, उनके शोषण और परित्याग न हो, इसकी भी देखभाल राज्य करेगा। अगला है अनुच्छेद 48, दुधारू और मालवाहक मवेशियों के वध पर निषेध, के वध पर प्रतिबंध। अगला है अनुच्छेद और उनके उपबंध, जैसा कि हमने अभी पढ़ा। 39 को सामान्य न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, राज्य इसका प्रबंध करेगा। कोई व्यक्ति है अगर वो किसी भी मामले में आरोपी बन रहा है तो राज्य उसको समान न्याय दिलाने का पूरा प्रयत्न करेगा, उसके लिए कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता का प्रबंध करेगा, निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी उसे, बिना किसी पैसे के देने से सरकार राज्य जो भी उस जगह का शासन रहेगा वो उसे मुहैया कराएगा। अनुच्छेद 114, विनियोग विधेयक। 244, SC ST क्षेत्रों का प्रशासन। 244 आजकल आपको काफ़ी सुर्खियों में मिलेगा। कुछ SC ST क्षेत्रों में के कुछ जो होनहार, कुछ जागरूक लोग होते हैं वो प्रशासन के लोगों से इस बात पर डिबेट करते हैं, डिस्कस करते हैं, कई आपने वीडियो देखा होगा ऐसा। तो ध्यान देंगे 244 में SC ST क्षेत्रों का प्रशासन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 43 ख, 43 ख, सहकारी समितियों को बढ़ावा। आप परीक्षा में देखेंगे 39 ख और 48
39 घ, ये ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो इसलिए इन टॉपिक्स पर आप विशेष ध्यान देंगे। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। सरपंच के उम्मीदवार के लिए प्रस्तावक की आवश्यकता नहीं होती है। जो ग्राम सभाओं में पंचायती चुनाव होते हैं उसमें सरपंच की जब उम्मीदवारी वो रखता है, अपना पर्चा दाखिल करते हैं, तो उसमें प्रस्तावक की आवश्यकता नहीं होती है। संविधान के प्रस्तावना के बारे में कुछ पॉइंट्स। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। यानी स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का आदर्श फ्रांस की क्रांति 1789 से लिया गया है। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय रूस की क्रांति से 1917 में लिया गया है। वित्त आयोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक। वित्त आयोग का उल्लेख 280 में है। आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। वित्त आयोग की सिफारिश सलाहकारी होती है, सरकार उन पर कार्यवाही करने के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। ध्यान देंगे, वित्त आयोग की जो समिति होती है वो जो भी सिफारिश अगर सरकार पर के सामने रखती है तो सरकार उसको मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। यदि सरकार आयोग की सिफारिश नहीं मानती है तो उसे संसद में इसका कारण बताना होगा। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि बाध्यकारी तो नहीं है, लेकिन अगर सरकार उस आयोग की सिफारिश को नहीं मान रही है तो उसे संसद में इसको क्लैरिफाई करना होगा कि किन कारणों से आयोग की सिफारिश को सरकार नहीं मान रही है। आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, यानी 1/4। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में गठित आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। अरविंद पनगड़िया। अनुच्छेद उपबंध, फिर से आपको कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखने को मिलेंगे। अनुच्छेद 110 ये परीक्षाओं में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। धन विधेयक की परिभाषा 110 में की गई है। 266 विधि प्राधिकार के सिवाय किसी कर या उगाही का संग्रहण नहीं होगा। अनुच्छेद 265 विधायिका के प्राधिकार के बिना कोई भी व्यय नहीं होगा, यानी विधायिका डिसाइड करेगी व्यय कहाँ हो रहा है, उसके बाद व्यय होगा। अनुच्छेद 119 संसद की वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया। अनुच्छेद 117 वित्तीय विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत होने वाले संशोधन। केंद्र और राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन। 7वीं अनुसूची में किसी विषय में संशोधन करना हो तो वो भी संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य विधानमंडल के संस्तुति के उपरांत ही होगा। आगे देखेंगे राज्यों का गठन। आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956 भाषाई आधार पर पहला गठित राज्य आंध्र प्रदेश। गुजरात 1 मई 1960। नागालैंड 1963। पंजाब 1966। हरियाणा 1966। तो याद रखेंगे पंजाब और हरियाणा दोनों 1966 में हुए। हिमाचल प्रदेश 1971। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा 1972। तो MMT तीनों 1972 में। सिक्किम 1975। अरुणाचल प्रदेश 1987। ये मैंने बहुत ज़्यादा सब नहीं लिखा है क्योंकि विशेषकर आपको एग्ज़ाम में इसमें से आपको 3-4 विकल्प तो जरूर मिलेंगे, नहीं 4 मिलेंगे, 3 तो जरूर मिलेंगे, 2 मिलेंगे ही, और उन 2 से भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपने इतना याद रखा। तो इसमें सबसे अगर महत्वपूर्ण कहा जाए तो नागालैंड को याद रखें, हरियाणा को याद रखें, सिक्किम जान रहे हैं सब लोग, याद रहता है इसको,
अरुणाचल प्रदेश याद रखें और हिमाचल प्रदेश याद रखें। आपको इसमें से ही सारे विकल्प मिल जाएंगे। अगला है जिला न्यायाधीश। यह सिविल, आपराधिक और प्रशासनिक मामलों का निपटारा करते हैं। जिला न्यायाधीश के बारे में आप जानते होंगे। जनपद में जो न्यायालय होते हैं उसमें भी एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। जैसे उसके ऊपर हम उच्चतम न्यायालय देखते हैं, उसी तरह प्रत्येक जनपद में न्यायाधीश होते हैं। इनकी नियुक्ति हाईकोर्ट के CJI के सिफारिश पर राज्यपाल करते हैं। यानी जो चीफ जस्टिस रहेंगे हाई कोर्ट के, उनके CJI नहीं कहेंगे हम इसको, चीफ जस्टिस, इनकी नियुक्ति हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सिफारिश पर राज्यपाल करते हैं। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख करता है। राज्यसभा सीट। परीक्षा में आपको राज्यसभा सीटों का उनके संबंधित राज्यों का मिलान करने के लिए प्रश्न देता है। तो ध्यान देंगे, उत्तराखंड में मात्र 3 राज्यसभा सीटें हैं, बिहार में 16, तमिलनाडु में 18, उत्तर प्रदेश में 31। भारत के सबसे अधिक राज्यसभा सीटों वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र 19, पश्चिम बंगाल 16, कर्नाटक 12, उड़ीसा और राजस्थान दोनों 10, केरल 9 और पंजाब 7। आपको इन्हीं में से सारे विकल्प मिल जाएंगे और अधिक याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। संविधान के प्रावधान और देश। संविधान में कौन सा हिस्सा कहाँ से लिया गया। जैसे याचिका, रिट डालने की जो प्रावधान है वो UK से लिया गया, यूनाइटेड किंगडम से। संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से, सहकारी संघवाद ऑस्ट्रेलिया से, उपराष्ट्रपति की भूमिका USA से। 1935 भारत सरकार अधिनियम, इसे आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। भारत के संविधान में अधिकतम जो स्रोत हैं वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम से लिए गए हैं। इस अधिनियम के तहत बर्मा भारत से अलग कर दिया गया। अखिल भारतीय संघ की स्थापना इसी के तहत हुई। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत 1935 को ही कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 को ही संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत कहा जाता है। संघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची के बीच शक्तियों का बंटवारा इसी संशोधन के तहत तय किया गया। वायसराय को अपशिष्ट शक्तियां दी गई 1935 भारत सरकार अधिनियम के तहत। संघीय न्यायालय 1937 में स्थापित किया गया। इस अधिनियम के तहत 451 धाराएं और 15 अनुसूचियां थीं। अब कहेंगे अब धाराएं क्यों लिखा गया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत उस दौरान जब 451 की संख्या जो दिखाई गई है, ये हकीकत में बाद में चल के ही अनुच्छेद कहा जाने लगा, लेकिन उस दौरान इसे धाराएं ही कही गई। जवाहरलाल नेहरू ने इसे गुलामी का चार्टर भी कहा। परीक्षा में आपको पूछ लेगा किस महापुरुष ने गुलामी का चार्टर 1935 भारत सरकार अधिनियम को कहा। विकल्प उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और भी कोई रख सकते हैं। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का चार्टर कहा था। राज्यसभा अनुच्छेद 315 के अंतर्गत 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। कितना? 2/3 बहुमत के द्वारा। संथानम समिति 1962। संथानम समिति का जिक्र आपको बार बार देखने को मिलता है एग्जाम में। इस समिति ने चुनाव में भाग लेने के वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की सिफारिश की। अर्थात
एक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रख दिया गया, जैसे 8th पास या 10th पास, उसके नीचे के जो भी राजनीति में आ रहे हों उनको बैन किया गया। कि इनकी सिफारिश में कहा गया कि एक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखी जाए, इसके नीचे के पढ़े लिखे व्यक्ति राजनीति में न आ पाएँ। इस समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC की स्थापना की गई। अध्यक्ष के संथानम, सांसद के संथानम CVC के पहले अध्यक्ष रहे, जो एक सांसद थे। CVC में एक अध्यक्ष 2 सदस्य होते हैं। इसके बाद दिनेश गोस्वामी समिति। हम इन समितियों के बारे में विस्तृत जानकारी कर लेते हैं, तो एग्ज़ाम में प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएंगे। दिनेश गोस्वामी समिति का गठन चुनाव में सुधार को लेकर किया गया। देश में जो चुनाव होते हैं उनमें सुधार करने के लिए दिनेश गोस्वामी समिति ने अपनी सिफारिश रखी। इस समिति ने सुझाव दिया कि एक उम्मीदवार को 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता। जैसा कि आज होता है, आपने देखा है कि राहुल गांधी जी यहाँ उत्तर प्रदेश से और केरल से 2 जगहों से चुनाव लड़ते हैं। हालांकि जीतने के बाद एक जगह की सदस्यता निरस्त की जाती है, लेकिन दिनेश गोस्वामी समिति ने प्रावधान दिया कि 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, वो 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं, गुजरात और उत्तर प्रदेश से। बहुत सारे बड़े नेता जो हैं 2-2 जगह से चुनाव लड़ते हैं। तो इस दिनेश गोस्वामी समिति ने ये सुझाव दिया कि 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, बल्कि 2 जगह लड़ सकते हैं। अगला है बोहरा समिति 1993। इस समिति का कार्य भारत में अपराधीकरण, राजनेताओं, नौकरशाहों और अपराधियों के बीच संबंधों का अध्ययन करना था। बोहरा समिति का इस समिति का गठन 1993 में मुंबई बम धमाकों के बाद आपराधिक सिंडिकेट में बढ़ती गतिविधियों के कारण हुआ था। यानी 1993 में जो मुंबई में बम कांड हुए थे, उसके बाद इस समिति का गठन किया गया, जो अपराध सिंडिकेट में जो बढ़ती गतिविधियों के कारण इनके कैसे बचाव किए जाएं, कैसे इसको रोका जाए, इसके लिए यह समिति का गठन किया गया था। अगला है इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998। समिति ने पूर्ण राज्य वित्त पोषण की जगह आंशिक राज्य वित्त पोषण की सिफारिश की। राज्य वित्त पोषण केवल राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को ही मिलना चाहिए। इन्होंने इसका सुझाव दिया कि राज्य वित्त पोषण, जो राज्य का वित्त पोषण है, वह केवल राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को ही मिलना चाहिए। अगला है तारकोंडे समिति। इस समिति ने सुझाव दिया कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना, और इसके बाद 61वें संविधान संशोधन द्वारा इसे मूर्त स्वरूप भी प्रदान किया गया। 21 से मतलब 18 जो है मत देने का जो है एक अधिकार है, वो पहले 21 वर्ष था, फिर 18 वर्ष करने का जो प्रावधान दिया गया वो तारकुंडे समिति द्वारा ही किया गया था 1974 में। हालांकि 61वें संविधान संशोधन द्वारा इसे बाद में परिवर्तित भी किया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या की 1/4 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, तब जाके आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। महाभियोग का आधार संविधान का अतिक्रमण माना जाएगा। महाभियोग प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, इन दोनों में कहीं भी लाया जाएगा। सदन के कुल सदस्यों का 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर वाले लिखित नोटिस से राष्ट्रपति के खिलाफ आरोप लगाए जाते हैं। यानी
सदन के कुल सदस्य के 1/4 सदस्य यानी 25% सदस्य हस्ताक्षर करेंगे एक लिखित नोटिस पे, फिर वो राष्ट्रपति के खिलाफ आरोप पत्र लगाए जाते हैं। इसके बाद दोनों सदनों को विशेष बहुमत यानी 2/3 मतों से प्रस्ताव पारित करना होगा। जेवीपी समिति इसका गठन 1948 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मुद्दों पर विचार करने के लिए किया गया। यानी कि राज्यों का जो गठन हो भाषाई आधार पर किया जाए या किसी और आधार पर किया जाए, इसके लिए जेवीपी समिति का गठन किया गया। इसके सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सिद्धारमैया। ये 3 व्यक्ति थे जो इस समिति के सदस्य थे। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकृत कर दिया। इस समिति ने साफ साफ कह दिया कि भाषाई आधार पर किसी भी राज्य का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता है। समिति ने 1 अप्रैल 1949 को अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में समिति ने कहा भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और कहा कि इससे प्रशासनिक कठिनाइयां और राष्ट्रीय विघटन हो सकता है। अर्थात इससे प्रशासनिक कठिनाइयां और राष्ट्रीय विघटन मतलब राज्यों का विघटन या एक देश में अस्थिरता पैदा हो सकती है। इस समिति ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय एकता, आर्थिक समृद्धि और सुरक्षा जैसे अन्य कारकों को प्राथमिकता देने की सिफारिश की। यानी भाषाई आधार को उन्होंने दरकिनार किया और उसके स्थान पर राष्ट्रीय एकता और आर्थिक समृद्धि और सुरक्षा जैसे अन्य कारकों को प्राथमिकता देने की सिफारिश की। इस तरह से हमने अपने आज के इस लेक्चर में और महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा। आप इसको करते चलिए, आप देखेंगे नोट्स जब कंप्लीट हो जाएंगे, आप इसे प्रिंट आउट निकाल के जब देखेंगे तो पाएंगे कि जो टेस्ट सीरीज़ में हम लोग टेस्ट सीरीज़ तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन एक टेस्ट सीरीज़ में 30 पेज, 40 पेज, 50 पेज रहते हैं। 4-5 टेस्ट सीरीज़ में 150-200 पेज, और उसे परीक्षा के समय आप रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप इस नोट्स को रिवीज़न करने के लिए बहुत आसानी मिलेगी आपको, और यकीन मानिए कि हम आपको जो 50 से 60 पेज का शॉर्ट नोट देंगे और ये बेहतरीन और उत्कृष्ट संस्थाओं द्वारा जो टेस्ट सीरीज़ बनाए जाते हैं, उन्हें टेस्ट सीरीज़ के ही प्रश्नों के अतिरिक्त और जो पॉइंट बन सकते हैं एग्ज़ाम में, वो हमने समाहित किया है इसमें। तो निश्चित रूप से पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि अगर पीसीएस प्री या आरओ प्री का एग्ज़ाम होगा तो आप पाएंगे कि 80 से 90% प्रश्न आपको इस नोट से मिलेंगे, और ये मैं आपको दिखाऊंगा भी जब भी एग्ज़ाम होंगे उसके उपरांत कि इस नोट से कौन कौन से प्रश्न आए हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम फिर आगे देखेंगे कि और कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन सकते हैं आपके लिए, वो लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।